तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के तीसरे वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। पहले वीडियो में हमने मेटल के बारे में स्टडी किया, दूसरे में हमने नॉन मेटल और मेटलॉइड के बारे में स्टडी किया, और तीसरे में हम लोग अब एलिमेंट का क्लासिफिकेशन खत्म होने के बाद कंपाउंड से शुरू करेंगे। कहां से? कंपाउंड से। तो सवाल यह है कि कंपाउंड है क्या? हिंदी में इसको यौगिक कहा जाता है। क्या कहेंगे कि वैसे प्योर सब्सटेंस, क्या वैसे प्योर सब्सटेंस जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से डेफिनिट रेशियो में मिलने से बना है, डेफिनिट रेशियो में, कैसे रेशियो? डेफिनिट रेशियो में मिलने से बना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जरा ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें ये कैल्शियम कार्बोनेट की, इसकी कैल्शियम कार्बोनेट की, इसी तरीके से अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसी तरीके से हम बात करें अगर सोडियम सल्फेट की, इसी तरीके से हम बात करें कैल्शियम सल्फेट की, क्लियर? तो ये सब के सब क्या है? कंपाउंड है, सब के सब कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि जरा देखिए, अगर आप एटॉमिक रेशियो सबसे पहले निकालने जाएंगे और दुनिया में कहीं भी, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, जापान, कहीं भी जाइए, आप कैल्शियम कार्बोनेट को जब लिखिएगा तो हमेशा CaCO3 ही लिखिएगा, और इसमें जो एटम का रेशियो होगा वो कैल्शियम का 1 एटम होगा, कार्बन का 1 एटम होगा, ऑक्सीजन का 3 एटम होगा। यानी जो एटॉमिक रेशियो आएगा, क्या आएगा? एटॉमिक रेशियो जो आएगा, ये रेशियो 1:3 होगा। अगर कोई आए और मास रेशियो आपसे पूछे, द्रव्यमान का अनुपात पूछे, तो आपका होगा कैल्शियम का 40, कार्बन का 1 एटम का 12, और ऑक्सीजन के 1 एटम का 16, और 16 के हिसाब से 3 एटम है तो कितना हो जाएगा? 16 या 48। अब रेशियो निकालिएगा तो 4 या 40, 4 या 12, 12 चौका 48। क्लियर है? तो 10:3:12 आ रहा है, ये मास रेशियो किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो आप कहीं भी जाएं, जब भी आप कैल्शियम कार्बोनेट की बात करेंगे तो एटॉमिक रेशियो 1:3 होगा और मास रेशियो 10:3:12 होगा। उसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड की अगर बात करें तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा? 1 एटम का 24, और ऑक्सीजन के 1 एटम का रेशियो कितना हो जाएगा? 16। तो अब चेक करेंगे तो ये 4 चौका 16, ये 4 चौक 24, ये फिर 2 3 6, 2 दूना का 4, 3:2 आ जाएगा। ये मास रेशियो की हमने बात की है। अगर एटॉमिक रेशियो की बात करते, किसकी? एटॉमिक रेशियो की, तो आप चेक करते तो मैग्नीशियम 1 और ऑक्सीजन भी 1, यानी 1:1। तो उसी तरीके से सोडियम की अगर बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक रेशियो 1:4, लेकिन मास रेशियो की बात करेंगे तो सोडियम का होता है 23, सल्फर का कितना? 32, और ऑक्सीजन के 1 एटम का 16, 4 है तो 64। तो ये 32:64 आ जाएगा। उसी तरीके से कैल्शियम सल्फेट का भी आप निकाल सकते हैं, ये आपके लिए हमने छोड़ दिया। क्लियर है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल भी ले सकते थे, जैसे H2O, CO2। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, किताबों में आप उसको पढ़ते रहिएगा। हम आपको वो बताने आए हैं जो किताबों में एक्चुअली देता तो है लेकिन छोटे रेंज में देता है, और एग्जाम्पल बड़े एग्जाम्पल्स नहीं कराता है, तो उसका हम एग्जाम्पल आपको करा दिए। तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस यानी कंपाउंड, जो हमेशा एलिमेंट से डेफिनिट रेशियो में मिलकर के बना होता है, चाहे वो मास रेशियो हो या एटॉमिक रेशियो हो। क्लियर है? चलिए, इसके और भी एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं, जैसे ग्लूकोज। ठीक है? ग्लूकोज यानी C6H12O6, ये तो आपको मालूम ही होगा। सुक्रोज, सुक्रोज यानी चीनी, C12H22O11। फ्रुक्टोज का केमिकल फॉर्मूला ग्लूकोज के समान होता है, C6H12O6, यही ना? अच्छा, इसी तरीके से HNO3 नाइट्र जिसको कहते हैं, इसी तरीके से ऑयल ऑफ विट्रॉल, या आप ऐसे करो, ऑयल ऑफ विट्रॉल भी ले सकते थे। आप ऐसा करो, किंग ऑफ एसिड लिख लो, किंग ऑफ एसिड लिख लो। किंग ऑफ एसिड मतलब H2SO4। थोड़ा इंक कम हो रहा है शायद, तो चलिए इनको हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
ये H2SO4 हो गया, क्या हो गया, H2SO4 हो गया। तो ये सब के सब क्या है, कंपाउंड है। चलिए इसको नोट करिए और फिर हम बात करते हैं कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की। तो चलिए नोट करिए। तो चलिए कंपाउंड खत्म होने के बाद अब हम लोग कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये रहा आपका कंपाउंड, क्लियर। अब इस कंपाउंड का क्लासिफिकेशन अगर करने जाएं तो कंपाउंड दो टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हिंदी में कहते हैं इसको कार्बनिक यौगिक और इसको कहते हैं अकार्बनिक यौगिक। सबसे पहले फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं, क्लियर है। चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डिफिनीशन की बात करते हैं कि आखिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या। देखिए वैसा कंपाउंड जो कार्बन हाइड्रोजन, सल्फर ऑक्सीजन, सोडियम पोटेशियम, इन सभी मुख्य एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होते हैं और उसके जो हेल्पिंग एटम होते हैं ये ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम, ये सब। तो कह सकते हैं कि वैसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कमा हाइड्रोजन कमा ऑक्सीजन कमा नाइट्रोजन कमा सल्फर कमा सोडियम इत्यादि मौजूद हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो ये है CH4, जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं। क्योंकि इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरीके से अगली कंपाउंड की बात करें तो CH3, ये CH3 है जिसको हम लोग इथेन कहते हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, गैस होते हैं। क्या होते हैं, गैस होते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़े तो ये है CH3 और ये OH, इसको हम लोग मीथेनॉल कहते हैं या इसी को हम लोग मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। इस मिथाइल अल्कोहल को कभी भी पीना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी जान जा सकती है, आंखें जा सकती हैं, आपका ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो देखिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम मौजूद है। इसी तरीके से ये CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 मौजूद है, इसको कहते हैं एसिटामाइड। क्या कहते हैं, एसिटामाइड। हालांकि इस बात को आप याद रखिएगा, बस हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी मौजूद होते हैं। तो ये है आपका एसिटामाइड, क्लियर है। इसी तरीके से हम लोग एक और साइक्लिक कंपाउंड ऐसे लिख सकते हैं, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन। क्या है, साइक्लोहेक्सेन। आगे बढ़े तो एक बेंजीन रिंग भी बना सकते हैं हम लोग, तो ये है आपका बेंजीन। ये साइक्लोहेक्सेन है तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6, C6H6, लेकिन H6 नहीं होता, जरा चेक करो, C6H12 होता है। ये C6H6 किसका केमिकल फॉर्मूला है, बेंजीन का। इसको क्या कहा जाता है, बेंजीन, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H6, क्लियर है, C6H6। अब जरा सुनिए, ये तो रहा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब के सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के आखिर टाइप कितने होते हैं। तो हालांकि जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड पुनः हम पढ़ाएंगे आपको और फिर उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लियर है। और एक बात आपको बताते चले, नहीं तो फिर बेईमानी हो जाएगी आपके साथ। क्या नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बात यह है कि फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया, जिसको हम लोग अपने खेतों में छींटते हैं फर्टिलाइजर के फॉर्म में,
वही यूरिया होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला NH2CONH2 होता है। क्लियर है? चलिए, इस मीथेन गैस को मास गैस भी कहते हैं, क्योंकि जो मीथेन गैस होता है ये मार्स फील्ड अर्थात दलदली क्षेत्रों में ही पाया जाता है, इसलिए इसको मार्स गैस कहते हैं। अगर हम प्रोपेन की, पहले इनऑर्गेनिक थोड़ा हटाते हैं, यहां से कुछ और आपको चीजें बताते हैं। अगर हम नेचुरल गैस लिखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि मीथेन गैस की बात हो रही है। अगर आप बायोगैस लिखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि उसमें लगभग 80% मीथेन गैस मौजूद होता है। अगर आप एलपीजी लिखते हैं तो एलपीजी का मतलब नॉर्मल प्रोपेन, मतलब ये देखिएगा जरा, नॉर्मल प्रोपेन यानी CH3 CH2 CH3 नॉर्मल प्रोपेन, और आइसोब्यूटेन यानी CH3 ये CH3 है ना, उसके बाद ये CH ये CH3, ये है आपका आइसोब्यूटेन और ये है नॉर्मल प्रोपेन। तो क्या कहलाता है? नॉर्मल प्रोपेन और आइसोब्यूटेन, नीचे लिख देते हैं क्या, नॉर्मल प्रोपेन प्लस आइसोब्यूटेन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाता है? एलपीजी कहलाता है। और इसी का इस्तेमाल हम लोग आजकल बड़े पैमाने पर खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और इसका कलर हमेशा रेड होता है, जो खतरे की घंटी है। क्लियर है? चलिए, मतलब इसका कलर नहीं, ये तो कलरलेस होता है, इसके बॉटल का जिसमें ये भरा जाता है उसका कलर। आगे देखिए, आगे की बात करते हैं। अब हमारा था ऑर्गेनिक के बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हालांकि इतना बहुत है अभी, है ना, इतना बहुत है। जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे ना तो और आपको बताएंगे चीजें। क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें थी। अब हमारा स्टार्ट होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड शुरू होने से पहले एक बात और लिख देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो संख्या है ये लगभग 60 लाख से भी ज्यादा है। कितना? 60 लाख से भी ज्यादा है, मोर देन 60,000। ये 60 लाख से भी ज्यादा है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। 60 लाख से भी ज्यादा क्यों है बताते हैं। कार्बन के इतने ज्यादा आइसोमर पाए जाते हैं कि अलग अलग मिलकर के अलग अलग कंपाउंड का निर्माण करते हैं। और जितने आजकल मेडिसिन के फॉर्म में चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो सब के सब लगभग 99% चीजें ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को देनी है, तो भाई हमारी बॉडी भी ऑर्गेनिक कंपाउंडों से मिलकर के बनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? वैसे कंपाउंड जो पेरियोडिक टेबल में मौजूद सभी एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, सभी एलिमेंट से डेफिनेट रेशियो में मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट हैं सबसे मिलकर के डेफिनेट रेशियो में मिलकर के बने होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो अभी हमने क्या लिखा था? ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनमें भी हाइड्रोजन कार्बन का रेशियो एकदम क्या होगा? फिक्स रहता है। कहीं भी आप लेके जाएं, चांद पर लेके जाएं, जापान लेके जाएं, ऑस्ट्रेलिया लेके जाएं, या कहीं किसी भी कंट्री में, तो हमेशा फिक्स होगा। भाई क्यों? क्योंकि केमिकल फॉर्मूला फिक्स होता है। केमिकल फॉर्मूला फिक्स होता है, इसलिए मास रेशियो या एटॉमिक रेशियो फिक्स होता है। एटॉमिक रेशियो क्या फिक्स होता है? अब तो समझ गए होंगे। चलिए इनकी बात करते हैं। अगर हम मान के चले K2SO4 लिखे, पोटेशियम सल्फेट, HNO3 लिखे, ये सब के सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं तो Ca3PO4 ट्वाइस लिखे, थोड़ा लेंदी हो गया, कोई बात नहीं। चलिए, ये हमने 3 एग्जाम्पल की हमने बात की। इसी तरीके से KMNO4 की बात करें, K2Cr2O7 की बात करें,
MgSO4 और 7H2O की बात करें तो ये सब के सब क्या है, देखिए ये पोटेशियम सल्फेट, ये नाइट्रिक एसिड, ये कैल्शियम फॉस्फेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्लियर? ये सब के सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। कैसे कंपाउंड? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट से ये मिलकर के बना होता है। इसमें कार्बन मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम केसेस में 99.9999% केसेस में इसमें कार्बन की मौजूदगी बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम। चेक कर लीजिए इनमें, बताइए कहां कार्बन दिख रहा है आपको? कहीं कार्बन दिख रहा है? ये क्रोमियम है, कार्बन नहीं है। Cr यानी क्रोमियम होता है। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने होते हैं ये सब के सब पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट मौजूद हैं उन सब से मिलकर के बन सकते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई हमने नहीं किया, एलिफेटिक, एरोमेटिक, बेंजोनाइड, नॉन बेंजोनाइड, बहुत सारे क्लासिफिकेशन हो सकते थे। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो चलिए पहले इसको नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इनऑर्गेनिक का डेफिनेशन और एग्जांपल देखने के बाद हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, यानी इनऑर्गेनिक का एक डेफिनेशन एग्जांपल देखने के बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो अब हेडिंग लगाते हैं हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब जरा देखिए, आपको पता है पहले से कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से भाई? एक होता है एसिड, दूसरा होता है बेसिस यानी बेस, और तीसरा होता है सॉल्ट। इतनी बात मालूम है? इन चीजों को 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एसिड की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करेंगे? किसकी सिर्फ चर्चा करेंगे? एसिड की सिर्फ चर्चा करेंगे। हिंदी में इसको अम्ल कहा जाता है, हालांकि आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हमारी जो भाषा होगी वही आपके लिए लैंग्वेज है ना, मतलब जो हमारा लैंग्वेज वो आपका लैंग्वेज, कॉपी का लैंग्वेज, नोट्स का लैंग्वेज। देखिए जरा एसिड क्या होते हैं? वैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर होते हैं। क्या डोनर होते हैं? प्रोटॉन डोनर, H+ डोनर होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम एसिड कहते हैं, H+ डोनर। इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो अगर H+ डोनर यानी कि प्रोटॉन डोनर कोई स्पीसी हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एसिड कहेंगे। अब सवाल यह है कि ये होता कौन कौन है, जरा ध्यान से देखिए। आर्हेनियस कहते हैं कि H+ आयन, मतलब जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन अगर देता है तो वह क्या है? एसिड है। उसी तरीके से जरा चेक करते हैं, अगर हमने HCl लिया और इसमें पानी मिला दिया, पानी अगर मिला दिया तो AQ लिख सकते हैं, या आप H2O भी ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे आपने पानी मिलाया तो पानी मिलाते ही इसने दिया H+ और Cl-, लेकिन जो ये H+ दिया ये एक्वस फॉर्म में दिया और Cl- भी एक्वस फॉर्म में दिया। अब देखो जरा, ये H+ जो होता है ना, ये प्रोटॉन कहलाता है, और ये इसी कारण, इसी को डोनेट करने के कारण इस HCl को, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, सॉरी मतलब HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। क्लियर हुई बात? क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। इसी तरीके से अगर हम लोग H2SO4 लें और इसमें हम लोग वाटर ऐड कर दें और फिर पूछें कि क्या ये H+ डोनेट करेगा, कहिएगा बिल्कुल डोनेट करेगा। जितने हाइड्रोजन है उतने हाइड्रोजन डोनेट करेगा H+ के फॉर्म में, और ये SO4- के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। पुनः आपको क्या मिला? 2 मोल प्रोटॉन मिला, मतलब कि ये H2SO4 प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। इसी कारण इस H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि H+ आयन डोनेट कर रहा है, यानी कि प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको एसिड कहा जाता है। क्लियर है? चलिए
अब इसके आगे बात करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, इसके आगे की बात क्या हो रही है। अब सवाल यह है कि एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी। ध्यान से सुनिए, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये बेसिसिटी क्या होता है? एसिड जितने प्रोटॉन डोनेट करते हैं उनकी संख्या को बेसिसिटी कहा जाता है। तो सीधी सी मतलब हुई कि अगर HCl एक प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो उसकी बेसिसिटी, HCl की बेसिसिटी कितनी होगी? 1 होगी। बात क्लियर हुई? चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हमने HCl को H2O में मिक्स किया था और इलेक्ट्रिक चार्ज दिया तो ये H प्लस और ये Cl माइनस के रूप में टूटा था। एक और बात यहां छोड़ दिए हम, क्या छोड़ दिए? देखिए, ये जो प्रोटॉन होते हैं ना, ये जो प्रोटॉन होते हैं H प्लस, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते हैं। इट डज नॉट एग्जिस्ट इन, इट डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। क्या लिख सकते हैं? H प्लस do not exist in free state. It always remain in combined state. तो ये क्या करता है? ये करता क्या है? ये H प्लस पुनः H2O के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके और हाइड्रोनियम आयन बनाता है, और हमेशा H प्लस हाइड्रोनियम आयन के रूप में स्टेबल होता है, H प्लस के फॉर्म में स्टेबल नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल यह है कि HCl जो आपने लिया, इसने H प्लस 1 डोनेट किया, तो इस HCl की बेसिसिटी कितनी होगी? तो कहेंगे कि बेसिसिटी ऑफ HCl इज इक्वल टू 1। कितना प्रोटॉन डोनेट किया? 1। बेसिसिटी कितनी? 1। अगर H2SO4 आता, H2SO4 आता, H2O के प्रेजेंस में हम तोड़ करके जब बाहर निकालते, देखो जरा H2SO4 को हम 2 बार रिएक्शन करा के दिखाते हैं, 2 बार निकालते। एक बार H प्लस देता है और पुनः HSO4 माइनस देता है, और पुनः ये HSO4 माइनस क्या करता है? एक बार और H प्लस देता है और SO4 2 माइनस देता है। तो अब जरा चेक करिए, ये H प्लस कितने H प्लस हो गए? 2 H प्लस, और अंत में आपको क्या मिला? SO4 2 माइनस। तो ओवरऑल हम लिख सकते हैं कि H2SO4 एरो मार्क, यहाँ H2O लिख लीजिएगा, और फिर ये H2O और इन्वर्सेबल साइन दीजिएगा हमेशा। और जरा चेक करिए, 2 मोल H प्लस डोनेट किया, SO4 2 माइनस डोनेट किया। इसी रिएक्शन को एक लाइन में हम ऐसे लिखे हैं यहाँ। क्लियर है? तो अब बताइए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 2 बार हम लिख दिए, थोड़ा समय लगा होगा, स्पीड बढ़ा लीजिएगा वीडियो को। बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू कितना? 2। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन कितना डोनेट कर रहा है? 2 डोनेट कर रहा है, यहाँ 2 डोनेट कर रहा है। एक सवाल आपसे ये है कि ये HNO3 अगर H2O के प्रेजेंस में H प्लस डोनेट कर रहा है और NO3 माइनस डोनेट कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी? क्लियर है? तो चलिए इसको नोट करिए, फिर टाइप की बात करते हैं। चलिए अब एसिड के टाइप की बात करते हैं। आपको मालूम है एसिड कितने टाइप के होते हैं? बोलिए। 2 टाइप के। कितने टाइप के? अगर डाइल्यूशन चेक करेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेशन चेक करेंगे, तो 2 टाइप के, एक डाइल्यूट और एक कॉन्क। अगर H प्लस आयन यानी प्रोटॉन डोनेट करने के आधार पर चेक करेंगे, तो 2 इंसान अगर हैं, एक फर्राटेदार दौड़ता है और एक स्लोली दौड़ता है, तो एक को कहेंगे कि काफी तेज दौड़ रहा है और एक को कहेंगे एकदम धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो वही उसी तरीके से एसिड भी 2 टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो ज्यादा मात्रा में प्रोटॉन देते हैं, और एक वीक एसिड जो कम मात्रा में प्रोटॉन देते हैं। दौड़ते दोनों हैं, लेकिन एक तेज दौड़ता है, एक स्लो दौड़ता है। प्रोटॉन दोनों देते हैं, लेकिन एक ज्यादा देता है, एक कम देता है। ज्यादा देता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड और कम देता है तो वीक एसिड। क्लियर है? चलिए, एसिड कितने टाइप के? 2 टाइप के। एसिड के कितने टाइप?
दो टाइप, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड है। क्या भाई? वीक एसिड। अब जरा देखिए, कहेंगे कि वैसे एसिड जो अधिक मात्रा में प्रोटॉन डोनेट करता है, अधिक मात्रा में प्रोटॉन डोनेट करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो क्या लिखेंगे? द एसिड विच डोनेट मच मोर प्रोटॉन, द एसिड विच डोनेट प्रोटॉन ऑन लार्ज स्केल, ऐसे भी लिख सकते हैं। लार्ज स्केल ज्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप लिख लें लार्ज स्केल, दैट इज नॉन एज स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब अधिक मात्रा में अगर कोई एसिड प्रोटॉन डोनेट करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, ये सब के सब कॉन्क एसिड होते हैं। क्या लिख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड आर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कॉन्क एसिड, कॉन्क एसिड। क्लियर है? अब देखिए 98% कॉन्क H2SO4 का जो सॉल्यूशन होता है ये, या 98% कॉन्क एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं। ये याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। कॉन्क HCl यानी कॉन्क हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो लिखे थे, लिख लीजिएगा। कॉन्क H2SO4, कॉन्क HNO3, ATC, ये सब के सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है जो अधिक मात्रा में क्या करते हैं? H+ डोनेट करते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। क्लियर ही बात? चलिए अब देखिए, इसमें जो HCl है ना, ये जो HCl है, ये HCl एस्पिरेट ऑफ साल्ट कहलाता है, एस्पिरेट ऑफ साल्ट कहलाता है। कॉन्क H2SO4 आयल ऑफ विट्रॉल कहलाता है, या इसी को अभी हमने आपको बोला कि किंग ऑफ एसिड कहलाता है। क्लियर है? और नीचे दिख रहा है तो इधर ही लिख देते हैं, बिल्कुल दिख रहा है, जगह भी है, यहां चेक कर लेते हैं। और HNO3, कॉन्क HNO3 को नाइटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाइटर कहा जाता है। जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इनका पीएच वैल्यू, क्या पीएच वैल्यू, पीएच स्केल पर 0 से 3 के बीच होता है। 0 से 3 के बीच होता है, मतलब कि 0 नहीं होगा, उसके बीच होगा, यानी 1 से स्टार्ट होगा, यानी 0.1 से स्टार्ट होगा। क्लियर है? अब जरा सुनिए, अगर नेचुरल रिसोर्स की बात करें कि क्या कोई आपके पास नेचुरल कॉन्क एसिड है, क्या आपके पास नेचुरल कॉन्क एसिड है क्या? तो जरा सुनिए, जितने लेमन होते हैं, लेमन, एक बार एक बूंद डालिएगा, कई बार मुंह बिछाइएगा, दांत एकदम कोट हो जाता है। कोट का मतलब होता है खाना खाइए नहीं कीजिएगा आप, इतना खराब हो जाता है, एसिडिक हो जाता है दांत। कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो भी, है ना? अब सुनिए, तो लेमन जो है ये नेचुरल एग्जाम्पल है, नेचुरल एग्जाम्पल है किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड का, स्ट्रॉन्ग एसिड का। लेमन is a natural example of lemon is a natural example of strong acid। इसी तरीके से आप टैमेरिंड भी लिख सकते हैं, यानी इमली, टार्ट्रिक एसिड। ये सोर्स आप 10th क्लास में पढ़ के आए थे, वहां से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? इतनी ज्यादा आप लोग समझदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे एसिड की बात करेंगे। दूसरा एसिड क्या है? वीक एसिड। क्या है? वीक एसिड।
वीक एसिड क्या होते हैं? वैसे एसिड जो कम मात्रा में प्रोटॉन डोनेट करते हैं। क्या? कम मात्रा में, मतलब लेस क्वांटिटी में अगर प्रोटॉन डोनेट करे, प्रोटॉन यानी H+ अगर डोनेट करे तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? वीक एसिड। ये कैसे एसिड होते हैं? ये सब के सब ना डाइल्यूट एसिड होते हैं, तो कहेंगे डाइल्यूट एसिड्स आर वीक एसिड। क्या? वीक एसिड। देखिए कॉन्क एसिड का मतलब क्या होता है आपको बताते हैं। ये कॉन्क एसिड जितने होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो कॉन्क एसिड का मतलब होता है कि एसिड की मात्रा ज्यादा होगी सॉल्यूशन में, एसिड के सॉल्यूशन में एसिड की मात्रा ज्यादा होगी, और डाइल्यूट एसिड में एसिड की मात्रा हमेशा कम होगी और वाटर की मात्रा हमेशा ज्यादा होगी। इसके कुछ एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डाइल्यूट को ऐसे DIL दिल लिखा जाता है, दिल लिखा जाता है। चलिए डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट H2SO4 है ना, H3PO4 ऐसे लिख सकते हैं। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या इसी को कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, क्या कहा जाता है? फॉस्फोरिक एसिड। या इसी तरीके से H3PO3 भी लिख सकते हैं, इसको भी फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। तो ये काफी कम मात्रा में ना क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। लेकिन अगर दिमाग में आए, ध्यान से देखिए कि यहाँ H3 3 है, यहां तो 2H2 था तो 2H+ दिया, और यहाँ 3H है, 3 हाइड्रोजन है, तो क्या ये 3 देगा? नहीं देता। जरा ध्यान से देखिए, ये H3PO4 है जो H2O के प्रेजेंस में जैसे ही केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, एक H+ डोनेट करके H2 और फिर PO4- के फॉर्म में टूटता है। कितना दिया? 1 दिया। अब कहिएगा कि एक और जैसे H2SO4 से निकाल रहे थे और निकाल दीजिए, पॉसिबल नहीं है। कैसे बताते? देखिए ये स्ट्रक्चर से पता चलेगा। ये है फॉस्फोरस, इसका सेंट्रल एटम, ये है इसका ऑक्सीजन, ये 3 बॉन्ड हमने बना दिए। ऑक्सीजन चूंकि 4 था तो 4 हमने बांट दिए, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ OH। मतलब साफ है ये 3 देगा भाई। कितना देगा? हम भी गलत कर रहे थे। तो ये कितने H+ देगा? 3। क्यों? क्योंकि जितने ऑक्सीजन एटम से ये जुड़ा रहेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये H+ के फॉर्म में क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। यहाँ ये OH ऐसे था, किधर है? ये ऐसे था, तो ये इधर खींचेगा, ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। टोटल कितने निकले? 3। तो अधिक मात्रा में तो दे रहा है, लेकिन है होता क्या है कि ये ना इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। भले 3 दे रहा है लेकिन बहुत ही कम होती है। 3 बार में दे तो रहा है लेकिन इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वीक एसिड कहते हैं। क्लियर है? तो इतनी चीजें आप टोटल करने के बाद स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड आप समझ गए होंगे। ये फॉस्फोरिक एसिड का क्या है? स्ट्रक्चर है। इससे पता चलता है कि भाई जितने ऑक्सीजन एटम से हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे वे सब के सब H+ यानी प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकलेंगे। तो चलिए इसको नोट करिए। एसिड और उसके टाइप का ये पूरा वीडियो है। इसके फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, वो सारी चीजें। एसिड कैसा होता है? सावर होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देता है ना। किसी भी बेस को ये न्यूट्रल कर देता है। ये सारी चीजें आप 10th में पढ़े हैं, छोटी छोटी लाइनें। तो चलिए अब बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा काम पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो देखने के लिए। अगर आपके भाई बहन 12th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे 12th क्लास की केमिस्ट्री की बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं। आप बोर्ड के लिए स्पेशली ना बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अभी नीट के लिए हम सीरीज चला रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके भाई बहन होंगे तो उनको जरूर बताइएगा, बड़े भाई बहन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम लोग 04 में एसिड के बाद बेस पढ़ेंगे, क्योंकि आपको अब बेस